मैं विक्रम राजरिया। और अब हम आगे बात करेंगे। लास्ट वीडियो में जो हमने बात करी थी मिसिंग लिंक की, तो मिसिंग लिंक में हमने ये पढ़ा था कि जो इवोल्यूशन है उस इवोल्यूशन की स्टार्टिंग या हम कह सकते हैं कि लाइफ की जो स्टार्टिंग है वो समुद्र से हुई, या हम कह सकते हैं पानी से हुई है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो फिश है पानी में रहती है, एक्वेटिक है। तो फिश बनने के बाद में किससे बना? एम्फीबियन। अब ऐसा तो है नहीं कि रात में फिश सोई थी और सुबह तक एम्फीबियन बन के तैयार हो गया, ऐसा नहीं है। इसको बनने में, फिश को एम्फीबियन बनने में बहुत सारा समय लगा है। तो फिश के कुछ इसे नए नए लक्षण आते हैं और वो फिश पानी से कहाँ पर आई? इस तरह एम्फीबियन इस तरह रहता है और पानी में भी रहता है। तो फिश के सबसे पहले क्या थी? फिश। और फिश में कुछ ऐसे लक्षण आए जिससे वो नए नए लक्षण आने के कारण कहाँ पहुंची? एम्फीबियन में। अब देखो एम्फीबिया से क्या बना? रेप्टाइल। ये भी नहीं कि रात में एम्फीबिया और सुबह मॉर्निंग में क्या हो गया? रेप्टाइल। एम्फीबिया से रेप्टाइल बनने में बहुत सारा समय लगा और रेप्टाइल में क्या बने हैं? बर्ड बने। कल हमने बात की थी मिसिंग लिंक की। तो लास्ट वीडियो में तो मिसिंग लिंक की हमने बात की। तो मिसिंग लिंक का मतलब क्या है? इसमें हमने लिखा था फिश और एम्फीबिया के बीच की जो कनेक्टिंग लिंक है उसको हमने नाम दिया था सिलोपेन। रेप्टाइल और बर्ड के बीच की जो लिंक थी उसका नाम था आर्कियोप्टेरिक्स। और हम जानते हैं कि आर्कियोप्टेरिक्स बहुत पहले था, आज नहीं। आज इसका हमारे पास केवल क्या है? जीवाश्म है, इसके कुछ अवशेष है। तो इसको हम कनेक्टिंग लिंक के रूप में देखते हैं कि इन दोनों की कनेक्टिंग लिंक कैसे है। तो वो कनेक्टिंग लिंक के मैंने इसके लिए कहा था कि कनेक्टिंग लिंक जो है वो आज भी है। और मिसिंग लिंक के लिए कहा था कि पहले थी लेकिन आज नहीं है। आर्कियोप्टेरिक्स इन दोनों के बीच की योजन कड़ी है लेकिन वो आज नहीं है, इसलिए उसको नाम दे रहे हैं मिसिंग लिंक। देखो आर्कियोप्टेरिक्स जो है वो बर्ड और रेप्टाइल के बीच की है। तो बर्ड जो है, बर्ड के क्या कहते हैं? उसके अंदर प्रेजेंट चोंच है, विंग है, पंख है उसके अंदर और फीचर्स। तो बर्ड के जो लक्षण है वो किसमें पाए जाते हैं? आर्कियोप्टेरिक्स में। अब यदि रेप्टाइल्स की बात करते हैं तो रेप्टाइल्स के अंदर क्या होते हैं? टीथ होते हैं। आर्कियोप्टेरिक्स की चोंच है, विंग है, उसके अंदर क्या कहते हैं? टीथ। फिंगर्स जो है, फिंगर विद क्लॉथ, यानी कि जो पंजा हम कह रहे हैं नाखून, वो उसकी फिंगर्स के ऊपर पाए जाते हैं। ऐसा बर्ड में नहीं होता है लेकिन रेप्टाइल में होता है। लेकिन रेप्टाइल में है या आर्कियोप्टेरिक्स में होता है। स्केलेटन प्रेजेंट है उसके अंदर। और उसकी बोन्स की जो बात करते हैं तो पक्षियों की जो बर्ड्स की जो बोन होती है वो खोखली होती है, न्यूमेटिक बोन होती है। लेकिन जो रेप्टाइल है उनकी बोन की चलती है नॉन न्यूमेटिक बोन्स। और ये नॉन न्यूमेटिक बोन किसमें पाई जाती है? आर्कियोप्टेरिक्स के अंदर। इसी के साथ हमने कल एक और डिस्कस किया था कि जो यूरे और मिलर का जो एक्सपेरिमेंट था उस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया है कि आज से बहुत पहले टाइम में जब लाइफ की स्टार्टिंग हो रही थी उस एक ऐसा बनाने का, एक मीडियम बनाने की प्रैक्टिस की गई उसके अंदर। तो उसमें क्या बनाया था हमने? कैसे बना रखा है आपको याद होगा कि लास्ट हमने यहाँ से कहा था कि ये जो क्लास था इसमें हमने कुछ गेस्ट थे और एक क्लास हमारे पास में यहाँ था जो क्या कर रहा था? वेपर बना रहा था। अब लास्ट में हमने यहाँ से सॉल्यूशन निकाला था और उस सॉल्यूशन में हम बात करते हैं कि उस सॉल्यूशन में हमारे पास में क्या क्या उपस्थित था। तो उसमें हमने अब बात करते हैं ग्लाइसिन, एलिन और एस्पार्टिक एसिड। आई बात समझ? ये क्वेश्चन आता है कि यूरे मिलर का जो एक्सपेरिमेंट है उसमें जो सॉल्यूशन था उस सॉल्यूशन में कौन कौन से पदार्थ या कौन कौन से मैटर उसमें पाए गए थे। ठीक है, एक बार इसको नोट कीजिए, उसके बाद आगे बात करते हैं। अब हम आगे बात करते हैं जो हमारा पहले वाला पॉइंट था एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, उसमें पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस थे, उनकी हमने बात कर ली कंप्लीट। अब हम सेकंड पॉइंट की बात करेंगे होमोलोगस एंड
होमोलोगस और एनालॉगस ऑर्गन की हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तो होमोलोगस क्या होता है, एनालॉगस ऑर्गन क्या होता है। देखना कि जो इवोल्यूशन हुआ है वो फिक्स है, फिक्स से एम्फीबिया है, रेप्टाइल है, बर्ड्स है, मैमल्स है। तो हम बात करते हैं कि देखो मैमल, ये मैमल जो है कह सकते हैं सबसे वेल डेवलप्ड एनिमल्स के अंदर ये आते हैं, और जो ह्यूमन है वो भी क्या है, मैमल्स। अब यहाँ पर देखना कि जो मैमल्स हैं उन मैमल्स में से ये सोच रहा है कि मैं चल चल के यार इस तरह के डिप्रेशन हो गया मैं तो भूल। अब कुछ ऐसे मैमल हैं जो हवा के अंदर उड़ सकते हैं, ठीक है बच्चों। एक बात करते हैं, कुछ मैमल ऐसे हैं कि हम ये कह रहे हैं कि मैमल जो है पानी से, तो कुछ मैमल ऐसे सोच रहे हैं कि मैं तो वापस पानी में आता हूँ। तो यदि हम बात करते हैं डॉल्फिन और वह, ये पानी में जाते हैं, ये ठीक है। कुछ ऐसे हैं जो स्थल पर ही जाना चाहते हैं, जैसे हॉर्स, समझ पा रहे। तो मैमल्स में से देखो कुछ मैमल्स हैं जो एयर, जैसे एयर में कौन है, बैट, चमगादड़। पानी में, वाटर में कौन, व्हेल और डॉल्फिन, और स्थल पे कौन है, हॉर्स। तो देखो ये तीनों के तीनों जो हैं, बैट, डॉल्फिन और व्हेल और हॉर्स, ये मैमल्स हैं। और मैमल्स होने के बावजूद इनके जो आवाज हैं, ये कहा जाता है एयर, यानी कि उड़ सकता है। इसमें कुछ ऐसे नए अक्षरों का विकास हुआ है जो उसको उड़ने में सहायता प्रदान करते हैं। वह डॉल्फिन जो है उनमें कुछ ऐसे नए अक्षरों का विकास हुआ है जो पानी में रह सकते हैं, और हॉर्स जो है वो इस तरह रहेगी। अब इनमें सिमिलरिटी क्या है, सिमिलरिटी की जब बात करते हैं तो मैमल्स हैं लेकिन इनका जो आवाज है वो अलग है। इसको हम ये समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। देखो ये हमारे पास में इस एरिया के अंदर क्या रहे हैं, मैमल रहे हैं। अब एक ही स्थान पे मैमल्स रहते हैं या कोई और एनिमल रहते हैं, तो इनमें फूड के लिए, आवाज के लिए, भोजन और आवाज के लिए क्या होगा, कंपटीशन होता है। तो जैसे भी जो भी वो सोर्सेज मिल रहे हैं साइड में, वो सोर्सेज के क्या हो जाते हैं, अगर से हो जाते हैं। तो जैसे यहाँ से उन्होंने निकलना स्टार्ट कर दिया, मैमल्स है तो मैमल्स कुछ पानी में चले गए, अब वो रहने की आवाज के लिए चले गए या भोजन के लिए चले गए। एयर से उड़ने वाले उनके अंदर इंसान डेवलप हो गए और इस तरह हो गए, समझ पा रहे। अब देखिए तो इनमें बात करते हैं जैसे ह्यूमरस है, रेडियस और अलन। ये जो हमारी आर्म जो है, इसकी जो बोन है ह्यूमरस, रेडियस, अलन, और आगे हम बात करते हैं फेलेंजेस। तो यहाँ पर जो है वेट, वह डॉल्फिन कह लो या फिर हॉर्स कह लो, इनकी जो आर्म है उनमें भी क्या रहेगी, ह्यूमरस रहेगी, रेडियस रहेगी और अलन रहेगी। लेकिन उनकी जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। जैसे हम आगे बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं होमोलोगस ऑर्गन। अभी देखना होमोलोगस ऑर्गन होता क्या है। हम बात करें कि हमारी जो आर्म है उसमें ह्यूमरस है, रेडियस है और अल्ना है। अब रेडियस जो है, अल्ना जो है, यहाँ पर व्हेल में जो विल्पस होता है, जैसे हम कह रहे हैं कि व्हेल मछली जो ये इसको पानी में रहेगी, तो पानी में रहने के लिए सबसे पहले इसका ऐसा गुण जो होता है कि इसको पानी में रहने के योग्य बनाता है। तो इसके फ्लिपर्स जो इसको तैरने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर इसके फ्लिपर्स में जो बोन है, तो ये ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ये तीनों की तीनों जो हड्डियां हैं वो ये फ्लिपर्स में प्रेजेंट है, और इनकी जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ी सी चेंज हुई। देखो ओरिजिन की बात करते हैं तो ओरिजिन कितनों का, इसमें हॉर्स में भी वही है, बैट में भी वही है और डॉल्फिन, व्हेल में भी वही है। तो ओरिजिन क्या हो गया इनका, सेम, ओरिजिन सेम हो गया। अब हम आगे बात करते हैं बैट, चमगादड़ जो उड़ने के लिए इस प्रकार से ये चेंज हो जाती है, हो जाती है, और यहाँ पर ये क्या आ जाएगी, और ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, वो ये वाली हॉर्स का जो आगे वाला जो पैर होता है, उस आगे वाले पैर के अंदर हम देखें तो ये ही हड्डियां उसके अंदर प्रेजेंट होती है। आई बात, इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि जो हमने जो ह्यूमन का जो गंजा है, या सॉरी जो अपना हाथ है, आर्म है,
उसमें ये वाली जो बोन है जो यहाँ कंधे में जुड़ी हुई है इसको बोलते हैं ह्यूमरस। यहां पर जो दो बोन अलग है, ठीक, ये हो जाएगी रेडियस और ये जो नीचे वाली है ये हो जाएगी अलग। ऐसा ही घोड़े में होता है, यही बोन बेड जो चमड़ा है उसके पंखों में बनती है और इसके फिलिपर्स में बनती है। तो हम यह कह सकते हैं कि होमोलोगस ऑर्गन का मतलब ये हो गया कि ऐसे ऑर्गन जिनकी स्ट्रक्चर, अब यहां पर हम बात कर लेते हैं ओरिजिन। पहला पॉइंट क्या है, ओरिजिन, और दूसरा उसका फंक्शन। फंक्शन की बात कर लेते हैं। तो अभी मैंने आपको ये कहा था कि जो बोन्स है मेंबर्स में है, यानी कि जो कॉमन एंसेस्टर है, ये जो कॉमन एंसेस्टर है यानी कि इन्हीं कॉमन एंसेस्टर से इनके पूर्वजों से ही इनका निर्माण हुआ। तो इनके अंदर भी ये वाली बोन प्रेजेंट है, इनमें भी ये वाली बोन प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर हुआ क्या है कि इसमें कुछ विभिन्नताएं आ गई। तो विभिन्नताएं ओरिजिन की बात करते हैं तो ओरिजिन तो क्या हो गया मुझे इसका, ओरिजिन क्या हो गया, सेम ओरिजिन हो गया। उत्पत्ति क्या होगी कि समान हुई है। और फंक्शन की बात करें तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंट। फंक्शन क्या हो जाएगा तो डिफरेंट। ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है, इससे आपके होमोलोगस ऑर्गन की जो डेफिनेशन है वो क्लियर हो जाएगी। अब एक बार मैं आपको डेफिनेशन बताता हूं कि ऐसे ऑर्गन जिनकी ओरिजिन सेम है लेकिन उनका फंक्शन डिफरेंट है, ऐसे सारे ऑर्गन क्या कहलाते हैं, होमोलोगस ऑर्गन कहलाते हैं। अब होमोलोगस ऑर्गन कहलाते हैं, ये आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। हॉर्स जो है, रेड जो है, डॉल्फिन जो है, इनके अंदर ये तीनों बोन्स हैं, इनके जो कॉमन एंसेस्टर है उनके अंदर भी ये बोन्स हैं, लेकिन इनकी ओरिजिन जो है वो सेम है। और यहाँ पर इनका जो फंक्शंस है, ये उड़ने के लिए काम कर रहा है, ये तैरने के लिए काम कर रहा है, और यहाँ पर ये दौड़ने के लिए काम कर रहा है। यहाँ तक का क्लियर है होमोलोगस ऑर्गन की डेफिनेशन और होमोलोगस ऑर्गन होता क्या है, क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं आगे होमोलोगस ऑर्गन से। एक बार ये आप नोट डाउन कीजिए, तो आगे बात करते हैं। देखो होमोलोगस स्ट्रक्चर जो है उसकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर्स बेयर फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर। अभी मैंने आपको कहा था कॉमन एंसेस्टर, समान पूर्वज, which have some internal structure, but might have different function। ये अभी मैंने आपको बताया था कि ओरिजिन और फंक्शन इन दोनों के बेस पे हम इसको याद रख सकते हैं। समझना है, अपना कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखो ओरिजिन जो है, उस ओरिजिन की भी बात करते हैं तो अपनी जो डेफिनेशन है उसमें क्या कह रहा है कि सम इंटरनल स्ट्रक्चर बट माइट हैव डिफरेंट फंक्शन। उनके जो ऑर्गन अभी हमने पढ़े थे, फॉर एग्जांपल बेड कह रहे हैं, व्हेल कह रहे हैं, हॉर्स कह रहे हैं, उनकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो क्या है, सेम है, लेकिन फंक्शन की भी बात करते हैं, फंक्शन क्या था उनका, डिफरेंट। डेफिनेशन क्लियर है। अब आगे बात करते हैं एग्जांपल। एग्जांपल में जो सबसे पहला एग्जांपल है 4 लिम्स ऑफ मैमल्स। अभी हमने जो जस्ट पहले ह्यूमरस रेडी से प्रोग्राम की जो बात की है वो यही वाला एग्जांपल है। एनसीईआरटी में विथ डायग्राम्स को बताया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा एंड हॉर्न्स ऑफ बोगनवेलिया, यानी कि कुकुरबिटा जो होता है उसका टेंड्रिल और बोगनवेलिया जो है उसके कांटे। कैसे समझना, हम कह रहे हैं कि ये कोई प्लांट है और इस प्लांट का जो ये लीफ यहाँ पर लगी हुई है, इस लीफ के पास में यहाँ इसके कक्ष में एक छोटी सी कलिका होती है और ये जो कलिका है इसको बोलते हैं एक्सिलरी बड। अब आपको ध्यान रखना है कि एक्सिलरी जो बड है उसका फंक्शन क्या है। देखो ओरिजिन की जो बात करते हैं तो एक्सिलरी बड जो है वो कुकुरबिटा में भी एक्सिलरी बड ही है और बोगनवेलिया में भी क्या है, एक्सिलरी बड। देखो इसका पास में ये बना, ये कह देते हैं कि कुकुरबिटा है और ये क्या है हमारे पास में
लीफ हो गई, ठीक। यहां पर भी एक एक्जिलिबल। अब होता क्या है कि कुकुरबिटा के अंदर, कुकुरबिटा में स्टेम नहीं होता है, स्टेम जो होता है बहुत ही लचीला होता है और वो हिलता है। तो ये क्या होता है कि यहाँ पर इस प्रकार से टेंटिल बना लेता है और यहाँ उसको जैसे कि यहाँ पर मान लो कोई सहारा मिल रहा है तो ये उससे क्या हो जाएगा, लिपट जाएगा और सहारा लेके ऊपर की ओर चलेगा। तो समझ में आया, एक्जिलिबल जो है कुकुरबिटा में टेंड्रिल का निर्माण करती है। इसको क्या नाम दोगे बच्चों, टेंड्रिल। क्लियर है यहाँ पर? तो एक्जिलिबल से क्या बना है, टेंड्रिल, और टेंड्रिल का नाम क्या हो जाएगा, सहारा, सपोर्टिंग, सहारा प्रदान कर रही है। अब बात कर लेते हैं बोगनवेलिया। बोगनवेलिया जो है, इस बोगनवेलिया में स्टेम है, स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इसको टेंड्रिल सहारे की आवश्यकता नहीं है। ये अपने प्रोटेक्शन के लिए क्या करता है, इसमें यहाँ पर थॉर्न बन जाते हैं, कांटे बन जाते हैं। किससे बना है, एक्जिलिबल से। ये यहाँ पर भी क्या था, एक्जिलिबल, एक्जिलिबल। अब ये क्या बन गया है, आगे थॉर्न बन गया, कांटा बन गया। तो देखो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि टेंड्रिल और कुकुरबिटा, थॉर्न्स ऑफ बोगनवेलिया, दोनों का ओरिजिन क्या है, सेम। और फंक्शन क्या है इसका, टेंड्रिल का फंक्शन क्या हो गया, सपोर्टिंग के लिए, और थॉर्न जो है उसका फंक्शन क्या हो जाएगा, प्रोटेक्शन के लिए। तो फंक्शन क्या होता है, डिफरेंट। क्लियर है यहाँ तक? ये दोनों एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं और एग्जाम में कई बार पूछे भी गए हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वर्टिब्रेट्स हर्ट। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा फोकस करना होगा यहाँ पर। देखिए, यदि इसको डायरेक्ट हम पढ़ें कि वर्टिब्रेट्स जो हर्ट है वो किस प्रकार से होमोलोगस हो सकते हैं, हर्ट का काम तो एक ही ब्लड सप्लाई करें। लेकिन देखिए हम यहाँ पर ये जो आपने लिया होगा हर्ट की बात, हर्ट का मेन फंक्शन क्या है, ब्लड सप्लाई। लेकिन ब्लड सप्लाई जो कर रहा है वो किस तरीके से कर रहा है। यदि मैं बात करता हूँ फिश की, एम्फीबिया की और रेप्टाइल या मैमल्स कह सकते हैं। देखिए फिश जो है, उस फिश में दो ही चेंबर होते हैं हर्ट में। यह आपने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रखा है उसमें आपको, और इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको जो एनिमल किंगडम वाला जो चैप्टर है उसका नॉलेज होना जरूरी। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ये हमने पढ़ रखा है, और ब्लड सर्कुलेशन के दौरान मैंने आपको बता रखा है कि एक तो 2 चेंबर, 3 चेंबर और 4 चेंबर। देखो 2 चेंबर वाले में क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो बॉडी से हर्ट चेंबर में आएगा, उसके बाद में फिल्टर होगा गिल्स के द्वारा, और गिल्स से क्या होगा, ये वापस चेंबर में आएगा और यहां से कहां निकलेगा इसमें, और यहां से पूरी बॉडी में जाएगा और बॉडी से जाके वापस इसके अंदर प्रवेश कर जाएगा। या सीधा सा हम ये कह सकते हैं कि फिश के अंदर जो है 2 ही चेंबर होते हैं, और 2 ही चेंबर होते हैं। तो यहाँ पर जो ब्लड आ रहा है, हम इसकी बात कर रहे हैं कि फिश के अंदर जो ब्लड सप्लाई हो रही है वो, इसका जो हर्ट होता है 2 ही चेंबर इसके अंदर होते हैं, और 2 ही चेंबर होते हैं। तो एक चेंबर से क्या होगा कि यहाँ इसके जो गिल्स हैं, उन गिल्स से जो वाटर अंदर जाता है उसी से ये ऑक्सीजन क्या करता है, कंज्यूम करता है। तो यहाँ से हम कह रहे हैं कि ऑक्सीजन इसमें इंटर करेगी, उसके बाद में इस चेंबर में ये बढ़ जाएगा, इसको कह सकते हैं ऑक्सीजनेटेड, और ये वापस यहाँ से बॉडी के अंदर घूम फिर के वापस गिल्स में जाएगा और ये घूमता है इस प्रकार से। 2 ही चेंबर है, और ये 2 चेंबर से क्या कर रहा है, पूरी बॉडी में ब्लड जा भी रहा है और बॉडी में ब्लड क्या हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड भी हो रहा है। क्लियर, ये बात हो गई इसकी। एम्फीबिया की बात करते हैं। एम्फीबिया में क्या होता है, इस प्रकार से 3 चेंबर होते हैं, यानी कि इसमें ब्लड अलग आएगा, इसमें ब्लड अलग आएगा। हम कह सकते हैं इसमें जो शुद्ध रक्त कह सकते हैं, ऑक्सीजनेटेड कह सकते हैं, इसमें डिफ्यूजनेटेड, लेकिन दोनों की ओपनिंग कहां हो रही है, एक ही चेंबर में हो रही है, मिक्स हो जाता है। यहाँ पर ब्लड क्या हो रहा है, मिक्स हो रहा है। तो इससे डिफरेंट इसका काम हो गया। उसके बाद में ये यहाँ से क्या करेगा, बॉडी में सप्लाई कर देगा, यहाँ से ये ब्लड जा रहा है, वहां जा रहा है, बॉडी में जा रहा है। अब हम बात कर लेते हैं मेमल्स। देखना मेमल्स जो है, उस मेमल्स के अंदर हर्ट होता है 4 चेंबर।
इनके नाम की यदि बात करते हैं तो ऊपर वाले दोनों को बोलते हैं एट्रियम और नीचे वालों को बोलते हैं वेंट्रिकल। ये वाला है राइट एट्रियम, ये वाला है लेफ्ट एट्रियम, ये है राइट वेंट्रिकल और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। अब हम बात कर लेते हैं कि बॉडी के अंदर ब्लड पड़ा हुआ है, अब वो ऑक्सीजनेटेड होने के लिए कैसे जाएगा और कैसे यहाँ आता है, इन दोनों को इससे लिंक करके समझ लेंगे। ये बॉडी में जब ब्लड आया सेल्स ने उसका यूज किया है तो वो क्या हो गया है, डीऑक्सीजनेटेड। तो बॉडी से ब्लड जाएगा राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से ब्लड आएगा राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा लंग्स। लंग्स में क्या होगा, ऑक्सीजन और जो O2 है, सॉरी ऑक्सीजन और CO2 जो है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, उन दोनों का यहाँ पर क्या होता है, गैस एक्सचेंज होता है और ब्लड क्या होता है, ऑक्सीडेटेड हो जाएगा। अब लंग से ब्लड आएगा लेफ्ट एट्रियम में और लेफ्ट एट्रियम से कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल क्या कर देगा, उसको वापस बॉडी में भेज देगा। समझ में आया? अब देखो यदि हम मेमल्स के हार्ट की बात करते हैं तो वो किस तरीके से काम करता है, ये इसका फंक्शन हो गया। एम्फीबिया का जो हार्ट है उसका ये इस तरीके से काम करता है, फिश का जो हार्ट है वो इस तरीके से काम करता है। तो तीनों का जो काम करने का तरीका है वो अलग हो गया। अब बात करें ओरिजिन, यानी कि ये वाला है मेमल्स, एम्फीबिया और फिश, यानी कि जो जितने भी ये जो वर्टिब्रेट्स हैं उन सबका जो हार्ट है वो सेम टिश्यू से डेवलप होता है, सेम टिश्यू से बनता है, उसका ओरिजिन एक ही होता है, लेकिन काम करने का जो तरीका है, जो फंक्शन है वो क्या है, इसका डिफरेंट है। और डिफरेंट होने के नाते ये किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, वर्टिब्रेट्स ऑफ हार्ट किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, होमोलोगस स्ट्रक्चर में आएंगे और होमोलोगस ऑर्गन के एग्जाम्पल हो जाएंगे। आगे बात कर लेते हैं वर्टिब्रेट्स के ब्रेन। जिस प्रकार से हमने हार्ट की बात करी है वैसा ही क्या रहेगा, ब्रेन रहेगा। देखो ब्रेन जो है, फिश की बात करो तो फिश जो है उस फिश का ब्रेन क्या सोचता है, पानी में रहती है, खाना है भाई। जो एनिमल्स हैं वो पानी में रहते हैं, उनको वहां रहना, अपने आप को प्रोटेक्ट करना और उसी के अंदर अपना जीवन यापन करना। इनका केवल ब्रेन इतना ही सोच सकता है कि उनको क्या खाना है, उनको भोजन कैसे मिलेगा, कैसे भोजन उगाना। उसके बाद में ये अपनी लाइफ साइकिल इसी के अकॉर्डिंग चलाते हैं, खाना पीना, बच्चे पैदा करना और नष्ट हो जाना, इतना ही इनका ब्रेन कर पाता है। उसके बाद में एम्फीबियंस की बात करें तो एम्फीबियंस का ब्रेन जो है वो फिश के जो फिश का ब्रेन है उससे थोड़ा सा क्या है, यानी कि फिश क्या है, पानी में रहती है, एम्फीबियंस क्या है, सतह पे रहते हैं, उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग यहाँ पे काम कर रहा है। यानी कि ब्रेन जो काम कर रहा है, ब्रेन का जो फंक्शन है, इससे डेवलप किसका हो जाएगा, एम्फीबिया का हो जाएगा। एम्फीबिया से किसका हो जाएगा, रेप्टाइल का हो जाएगा। और रेप्टाइल के बाद बात करते हैं तो मेमल्स। मेमल्स का जो ब्रेन है वो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है और सबसे ज्यादा अच्छे डिसीजन ले सकता है। यदि हम एनिमल्स और मेमल्स में डिफरेंट करें ब्रेन के आधार पे तो उनका फंक्शन क्या है, केवल खाना पीना, बच्चे पैदा करना, रहना और मर जाना। लेकिन मेमल्स जो है, और मेमल्स क्या कर रहे हैं, खाने पीने के अलावा भी वो बहुत कुछ कर रहे हैं। आज हम पढ़ रहे हैं, मेमल्स पढ़ रहे हैं, यानी कि जो ह्यूमन है मेमल्स में वो पढ़ रहा है, क्या रेप्टाइल पढ़ रहा है। कभी देखा कि किसी बंदर के दाव लेके बैठे हुए, फिश को देखा है पानी में बैठ के पढ़ रही है आराम से, ऐसा नहीं होता। तो मेमल्स क्या कर रहे हैं, मेमल्स का दिमाग एक्स्ट्रा होता है और इनका कम होता है। तो जो बनते हैं इनका सेम टिश्यू है, लेकिन फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। ये होमोलोगस स्ट्रक्चर यहाँ पर कंप्लीट नोट डाउन बात कर लेते हैं। होमोलोगस ऑर्गन के एग्जाम्पल हो गए। अब यदि हम सिमिलरिटी की बात करते हैं, यहाँ पर देखें थोड़ा सा पॉइंट, सिमिलरिटी में देखो होमोलोगस और एनालोगस। होमोलोगस अभी हमने पढ़ा है, एनालोगस इसके जस्ट बाद में पढ़ेंगे। अब इसमें क्या हो रहा है कि कॉमन एंसेस्टर जो है, एंसेस्टर, अब इससे एक स्पीसीज यहाँ बनी, एक स्पीसीज ये बनी है और एक स्पीसीज ये बनी है। तो देखो कॉमन एंसेस्टर जो है होमोलोगस के लिए हमने यही पढ़ा है कि यहाँ पर ये कॉमन थे और इनमें कुछ अलग अलग वातावरण में जाने से, अलग अलग आवासों में जाने से इनमें कुछ
डिफरेंट वेक्टर आए हैं, उनका फंक्शन डिफरेंट हो गया है, लेकिन ओरिजिन भी आपका सेम है, इसलिए हमने कहा है होमोलोगस ऑर्गन। एनालॉगस है, इसको हम इसके जस्ट आगे वाले वीडियो में देखेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा होमोलॉगस के बारे में और पढ़ लेते हैं। होमोलॉजी की जेनेटिक कोड। अब जेनेटिक कोड में एईजी जो है वो मीथ्योनिन को कोड करता है। देखो मीथ्योनिन को कोड करता है, जिसमें बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया में भी एईजी मीथ्योनिन को कोड करेगा। फंगस जो है उसमें भी एईजी मीथ्योनिन को कोड करेगा। प्रोटिस्टा जो है उसके अंदर भी क्या करेगा, मीथ्योनिन को ही कोड करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो तीनों हैं, इन तीनों के जो एसिड जो हैं पूर्वज वो क्या थे, कॉमन। ठीक है बच्चों, कॉमन थे, फंक्शन भी सेम आ रहा है। तो ये जरूरी नहीं है कि एसिड जो है इनके पूर्वज जो है वो कॉमन होने चाहिए, या हम कह सकते हैं कि इनका जो ओरिजिन है वो कॉमन है। फंक्शन जो है वो सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, इसलिए ये जो होमोलॉजी की जेनेटिक कोड के बारे में हम डिस्कस करें। अब देखो ये जो तीनों हैं ये कॉमन है, सीखे हुए हैं, और इनका जो फंक्शन है कि एईजी मीथ्योनिन को कोड करता है। तो इससे हमारे पास में एक बात सामने आ रही है कि सबसे पहले इनका जो पूर्वज एक था, इन्होंने ये क्या है, प्रोटिस्टा, फंगस और बैक्टीरिया जो है वो एक ही कॉमन जो पूर्वज है उनसे बने हैं। क्लियर है, एईजी मीथ्योनिन को कोड कर रहा है। क्लियर। अब आगे बात करते हैं होमोलॉजी की, प्रोटीन की बात करते हैं। तो ह्यूमन सेल और चिंपैंजी की जो सेल है, जैसे हम बात कर लेते हैं कि ये ह्यूमन सेल हो गई और ये चिंपैंजी की सेल हो गई। यदि इनमें हम प्रोटीन की बात करते हैं तो ये देखा गया है कि 99% जो प्रोटीन है वो 99% प्रोटीन ह्यूमन सेल और चिंपैंजी सेल की मैच हुई है, यानी कि वो हमारे पूर्वज थे। अब दूसरी बात आप यहाँ पर करते हैं कि डायोफिलियस के बारे में आपको पता है, हम आगे ह्यूमन इवोल्यूशन में पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे डायोफिलियस के बारे में। तो डायोफिलियस जो है वो पेड़ों में रहता है, 4 पैरों में चलता है, लेकिन इसमें कुछ प्रोटीन तो सिमिलरिटी है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो जो है हमारे यानी कि चिंपैंजी जितना वो हमारे से सेम है। लेकिन हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि ह्यूमन जो है और एप जो है ये इसका बहुत पुराना पूर्वज हो सकता है, और ये है, और इसमें क्या है कि ह्यूमन और एप जो है वो सम प्रोटीन जो इसमें है वो क्या है, थोड़ी सी सेम है। लेकिन डायोफिलियस और चिंपैंजी से जब तुलना करते हैं ह्यूमन सेल की, तो ह्यूमन सेल चिंपैंजी से 99% मैच करता है, डायोफिलियस से बहुत कम करता है। क्लियर, ये है होमोलॉजी की जेनेटिक कोड। क्लियर है, नोट डाउन की। आगे बात करते हैं। अब हम इन दोनों को मित्र में एक बार पढ़ लेते हैं कि मेमस जो अभी हमने पढ़ा था, इस मेमस जो है, मेमस से हॉर्स का निर्माण हुआ है। यहाँ कह सकते हैं मेमस जो है उसमें हॉर्स, बैट, चमगादड़ और व्हेल और डॉल्फिन। देखो मेमल्स से व्हेल, डॉल्फिन, बैट, हॉर्स यानी कि डाइवर्ट फैल रहा है, तो इसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। यानी कि कॉमन जो एंसेस्टर हैं उनसे अलग अलग स्पीसीज का निर्माण होना क्या कहलाता है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहलाता है। ऐसे यदि हम बर्ड की बात करते हैं, बर्ड, तो इसमें हम कह सकते हैं कि देखो बटरफ्लाई, कौवा और पैरट, ये हैं जो हवा में। और यदि हम बर्ड से बात करते हैं तो पेंगुइन, पेंगुइन देखो, पेंगुइन, व्हेल, डॉल्फिन, वाटर। समझ पा, बर्ड से बना है पेंगुइन, बर्ड से बना है बटरफ्लाई, तो पैरट। तो बर्ड जो है इससे एयर की यदि बात करें तो बैट, चमगादड़ जो है वो इनसे सिमिलर होगा, लेकिन
बैट का जो पूर्वज है वो कौन है, मेमल, और इनका जो पूर्वज है वो कौन है, बर्ड। यहाँ पर एक पेंगुइन है, पानी उसका आवास है, वह डॉल्फिन है, इनका आवास क्या है, पानी है, लेकिन ये मेमल्स है और ये बर्ड्स है। अब यहाँ पर वो समझने वाली बात यह है कि मेमल्स से जो अलग अलग स्पीसीज बनी है, कुछ एयर में है, कुछ स्थल पर है, कुछ पानी में है, तो ये इस प्रकार का जो इवोल्यूशन है कि कॉमन एंसेस्टर से अलग अलग स्पीसीज का फॉर्मेशन होना क्या कहलाता है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहलाता है। यही बात हम करते हैं बर्ड से। तो बर्ड से देखो एयर के लिए अलग है और पानी के लिए अलग है, तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की बात समझ में आ गई कि कॉमन एंसेस्टर, कॉमन पूर्वज जो है उस कॉमन पूर्वज से अलग अलग स्पीसीज का फॉर्मेशन होना क्या कहलाता है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहलाता है। लेकिन यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला हो गया हमारे पास में डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, और दूसरा पॉइंट हम यहाँ देख रहे हैं कि बैट जो है मेमल्स होने के बावजूद हवा में है, बटरफ्लाई और पैरेट जो है बर्ड होने के बावजूद इसमें क्या है, एयर में, हवा में है। तो देखो मेमल भी हवा में और पैरेट भी हवा में, तो दोनों एयर इनका की आवाज का जो काम है, हवा में उड़ना, जो फंक्शन है उनका वो क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, लेकिन इनकी जो ओरिजिन है वो अलग अलग है। तो इसलिए ये कहाँ कहलाएगा, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। समझ पा रहे हो? यहां पर हम कह सकते हैं कि इनमें जो बटरफ्लाई, क्रो, पैरेट और बैट जो है इनमें विंग जो है, विंग, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगी। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन समझ गए, बर्ड पूर्वज है, मेमल पूर्वज है, लेकिन इनसे जो स्पीसीज बनी है उनका सेम फंक्शन हो गया, इसलिए वो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट का मतलब समझ रहे हो कि कन्वर्जेंट, और दूसरा क्या कह रहा है कि बर्ड से क्या बना है, पेंगुइन जो जल में, और मेमल से भी वह डॉल्फिन, ये भी जल में, तो ये भी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मतलब कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। डाइवर्जेंट का मतलब हो जाता है फैलना, और कन्वर्जेंट का मतलब होता है एक जगह एकत्रित होना। तो यदि बहुत सारी जो पूर्वज है अलग अलग पूर्वज से कुछ सेम स्पीसीज का फॉर्मेशन हो रहा है, ऐसी स्पीसीज का फॉर्मेशन हो रहा है जो सेम फंक्शन कर रही है या सेम कार्य कर रही है, उसको बोलते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। समझ में आया? एक बार दोबारा देख लेते हैं। मेमल्स हैं और बर्ड्स हैं, दोनों का पूर्वज मान रहे हैं। बर्ड की कुछ स्पीसीज हैं जो हवा में रहती है, कुछ पानी में रहती है। मेमल्स में भी कुछ हवा में, कुछ पानी में। तो हवा में जो है बैट है, इधर बर्ड्स है, बटरफ्लाई है, तो इन दोनों का काम हवा में उड़ना है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को दिखा रहा है। लेकिन मेमल से जो अलग अलग बैट बना है, वह अलग बनी है, हॉर्स बना है, ये इसका एग्जाम्पल है, अलग अलग समूह में फैला है, तो ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। लेकिन बर्ड से पानी में और मेमल से पानी में जो आया है, इसको हम क्या कहेंगे, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ये आपको कंप्लीट याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है। ठीक है, नोट किया। आगे बात कर लेते हैं एनालॉगस स्ट्रक्चर की। अभी मैंने आपको बताया था कि होमोलॉगस स्ट्रक्चर क्या होता है और एनालॉगस स्ट्रक्चर क्या होता है। तो होमोलॉगस आपको कंप्लीट मेरे साथ समझ में आ गया। अब हम एनालॉगस की बात करते हैं। एनालॉगस स्ट्रक्चर के लिए आपको छोटी सी बात याद रखनी है, डिफरेंट इंटरनल स्ट्रक्चर, या हम जो छोटी सी बात थी कि ओरिजिन और फंक्शन, उस पे यदि हम उसको कनेक्ट करते हैं तो आपको याद रखना है कि जो ओरिजिन है वो क्या रहेगा, इसका डिफरेंट है, फंक्शन सेम। देखो डिफरेंट इंटरनल स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर्स डेवलप्ड ड्यू टू सेम इन्वायरमेंट, यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि दो अलग अलग स्पीसीज है। देखो ये जो अलग अलग कह सकते हैं स्पीसीज ए और स्पीसीज बी, दोनों अलग अलग स्पीसीज है, दोनों के पूर्वज भी अलग अलग है, लेकिन ये सेम इन्वायरमेंट में रह रही है और सेम इन्वायरमेंट में रहने के कारण इनमें जो भी फैक्टर डेवलप हुआ है वो क्या है, सेम है, और वो सेम ही कार्य करेगा। अभी हमने इसे जस्ट पहले ये पढ़ा है कि जो चमगादड़ है, बैट है, वो मेमल्स हैं, और बटरफ्लाई रैट जो है वो बर्ड्स हैं, लेकिन उनका काम क्या है, हवा में उड़ना। उनका जो फंक्शन, सेम फंक्शन हमने पढ़ा था वो था एयर पे उड़ना, दोनों और विंग्स हमारे पास में क्या था, होमोलॉगस स्ट्रक्चर। आगे देखो एग्जांपल की बात कर लेते हैं एनालॉगस में। तो आई ऑफ ऑक्टोपस, हमें पता है कि ऑक्टोपस वो क्या है, मोलस्का से बिलोंग करता है, और आई ऑफ मेमल्स ये कोर्डेटा से बिलोंग करती है। देखो दोनों का, मोलस्का और कोर्डेटा जो दोनों हैं, दोनों के जो एनिमल्स हैं उनकी जो आईज हैं उनका काम है देखना, लेकिन इनकी जो ओरिजिन है वो अलग अलग होती है।
डिफरेंट इंटरनल स्ट्रक्चर, ओरिजिन क्या हो गया डिफरेंट और जो फंक्शन है वो क्या हो गया सेम, उल्टा हो गया होमोलोगस का। तो पहला पॉइंट ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो। देखो पोटैटो जो है वो फूड स्टोरेज के कारण फूल जाता है, फूड स्टोरेज करता है, इस कारण से वो फूल जाता है। और यदि हम बात करते हैं कि पोटैटो जो है वो किसका मॉडिफाइड, किसका मॉडिफिकेशन है स्टेम, क्लियर। स्वीट पोटैटो जो है, स्वीट पोटैटो भी फूल जाती है, कारण उसका है फूड स्टोरेज, बट ये किसका मॉडिफिकेशन है रूट का, क्लियर। एक रूट है और एक स्टेम है, रूट और स्टेम दोनों के ओरिजिन अलग अलग है, लेकिन इनका जो काम है वो फूड स्टोरेज है। तो फंक्शन यहां पर सेम आ रहा है, क्लियर, फंक्शन सेम है और इनकी जो ओरिजिन है वो अलग अलग है। आप याद रख सकते हो कि जिसकी ओरिजिन और फंक्शन यदि हम बात करते हैं तो ओरिजिन जिसका सेम है लेकिन फंक्शन डिफरेंट है। कुछ ऐसे केसेस हैं जिनमें फंक्शन भी सेम रहेगा लेकिन ओरिजिन तो हमेशा सेम रहेगी। तो ओरिजिन सेम, फंक्शन भी सेम कह सकते हैं, या अधिकांश केसों में डिफरेंट रहेगा। तो ओरिजिन सेम और फंक्शन डिफरेंट तो उसे हम बोलेंगे होमोलोगस स्ट्रक्चर, होमोलोगस ऑर्गन बोलेंगे। उसके बाद में ये बात करते हैं कि कुछ ऐसे केसेस हैं जिनमें ओरिजिन क्या है डिफरेंट। फॉर एग्जांपल ओरिजिन डिफरेंट है लेकिन फंक्शन सेम है। ये दोनों एग्जांपल आपको ये बता रहा है और ये दोनों किसके एग्जांपल है एनालॉगस ऑर्गन के। तो आपको सीधा सा याद रखना है होमोलोगस और एनालॉगस का मतलब क्या होता है। मैं बार बार बता रहा हूँ कि ओरिजिन और फंक्शन के बेस पे आप इसको अच्छी तरीके से पहचान सकते हैं और नीट में आने वाला इनसे वाला क्वेश्चन आपको कभी भी गलत नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक। जिसकी इंटरनल स्ट्रक्चर डिफरेंट है वो एनालॉगस, जिसकी सेम है वो होमोलोगस। क्लियर, यहां तक का आपको क्लियर करना है।